अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर मुफाहमत से निकल कर मुज़ाहमत की तरफ जा रही है? हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को तो डेडलॉक लग गया है और उसकी वजह है कि तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर पर तहकीकात कराने का मुतालबा, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा जो हुकूमत ने नहीं माना, ना मान रही है। तहरीक इंसाफ इन वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है जिस पर हुकूमत इनकार कर चुकी है। तो अब एक पार्लिमानी कमेटी पर राज़ी हो रही है कि हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं ताकि तहकीकात जजिस की बजाय पार्लियामेंट से कराई जाए। अब जबकि दोनों तरफ से दोनों की डिमांड्स को नहीं माना जा रहा है, दोनों के मुतालबात नहीं एक्सेप्टेबल हैं, तो तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुज़ाहमत का रास्ता अपनाने का फ़ैसला किया है और इसके लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहां डेडलाइन से पहले मुज़ाकरात ख़त्म करने का सारा मलबा PTI पर डाला, वहीं एक बार फिर सियासी मुखालिफिन को दावत दी। उन्हें कहा कि आएँ दोबारा से डायलॉग करें। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी कि जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बना लेते हैं, जैसे 2018 के इलेक्शन पर बनी थी। हाउस कमेटी 2024 के इलेक्शन के साथ साथ 2014 के PTI के धरने का भी जायज़ा लेकर तमाम हक़ाइक़ सामने लाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की ट्रेन तो छूट चुकी है, अब उन्हें वज़ीर आज़म की जो ताज़ा पेशकश है इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। जबकि राना सनाउल्लाह ने तो PTI को सोचने के लिए रात 12 बजे की डेडलाइन भी दी है। लेकिन दूसरी तरफ PTI ने वज़ीर आज़म के इस ऑफ़र पर बिग नो कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये मानना है कि शहबाज शरीफ ने बहुत देर कर दी है, अब हम एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। उमर अयूब से पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी कह चुके हैं कि हुकूमत की किसी ऐसी ऑफर पर गौर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म से पहले स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी PTI को मुज़ाकरात में वापस आने की दावत दे चुके हैं, क्योंकि PTI 28 जनवरी की तयशुदा मुज़ाकराती मीटिंग में नहीं आई थी और उसने अपनी मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील कर दी थी। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमती कमेटी को बहाल रखने का फ़ैसला दिया था। साथ साथ अपोजिशन से भी रब्ता किया था कि मुज़ाकरात पर दोबारा गौर किया जाए। नाज़रीन, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुज़ाकरात से निकलने के बाद हुकूमत तहरीक इंसाफ से हुकूमत को क्या टफ टाइम मिलने का खदशा है, जो तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकराती टेबल पर लाना चाहती है और इसीलिए पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए तहकीकात कराने पर मानना, क्या कोई फेस सेविंग चाह रही है हुकूमत भी? जब 2018 में अपोजिशन ने धांधली का शोर मचाया था तो उस वक्त भी एक इन हाउस कमेटी बनाई गई थी, अगर आपको याद हो, मगर उसके बाद धांधली की बात आई गई हो गई और PTI की हुकूमत फिर चलती रही। तो क्या हुकूमत इलेक्शन 2024 के मामले को इसी तरह दबाने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर कर रही है? क्या कमेटियां मामलात को दबाने के लिए बनाई जाती हैं? दूसरी तरफ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ साथ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने की भी तैयारियां जारी हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो क्या हुकूमत के खिलाफ एक और एहतजाजी तहरीक शुरू होने वाली है? मौलाना का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने तो नहीं आया, तो क्या मौलाना फजल रहमान की हाल ये बग़ैर PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ज़बरदस्त तगड़ी तहरीक शुरू कर सकती है? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात को आगे लेकर ना चलना और डटे रहना जुडिशल कमीशन की बात पर तहरीक इंसाफ का एक गलत फ़ैसला था? जी देखिए शाजिया, बात यह है कि PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जुडिशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि देखिए ना, मई 9 हो या नवंबर 26 हो, ये तारीखी दिन है, इसमें बहुत कुछ हुआ। PTI का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है। लेकिन ज़ुबैर साहब, एक ऐसा वाक़या जिस पे अब लोगों को सजाएं भी हो गई हैं, लोगों ने 2-2 साल की सज़ा काट ली, अब और सज़ाएं मिलिट्री कोर्ट से सुना दी गई हैं, अब लोग सज़ाएं काट रहे हैं, अब उसकी मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? सज़ाएं भुगतने वालों ने तो भुगत ली या भुगत रहे हैं। उसका नहीं, देखिए ना, आपके जिसने सज़ाएं भुगती हैं और गलत भुगती हैं, तो उसका एक कम से कम ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए कि उनके साथ ज्यादती हुई थी या किसी को सजा नहीं मिली है, फॉर एग्जाम्पल। दोनों तरफ हो सकते हैं ना। सो जुडिशल कमीशन ना बनाना, हुकूमत का इंसिस्ट करना कि हम नहीं बनाते, बावजूद इसके कि जी पिछले 1.5 साल से
और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि PMLN ने May 9 को अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया और किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया। अगर वो सीरियस है कि May 9 जैसा वाकया दोबारा ना हो तो जुडिशियल कमीशन जरूर बैठना चाहिए ताकि वो कौन था उसके पीछे, किसका क्या कंट्रीब्यूशन थी, मास्टरमाइंड कौन था, तो जो भी था चाहे वो PTI का था या किसी और का था उसको उसी हिसाब से हिस्टोरिक हवाले से एक पोजीशन सामने आनी चाहिए। ये काम पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं कर सकती क्या? शायद नहीं कर सकती ना, उसके पास क्या इख्तियार है, क्या पनिशमेंट होगी, क्या होगा, किस तरह से अजाला होगा, कैसे डिटर्मिनेशन होगी, उनके पास वो कौन से नुक्ते हैं। वो तो एक डिबेट कर सकते हैं, एक डिबेटिंग सोसाइटी तो है वो, लेकिन वो फैसला ये तो नहीं कर सकती कि जी ये पास कर दे कि जी इसमें इसको सजा होनी चाहिए, इसको कम होनी चाहिए, इसको ज्यादा होनी चाहिए। और फिर उसमें तो पॉलिटिक्स में तो ओपिनियन है, जिस तरह यास्मीन राशिद है, यास्मीन राशिद ने ये कहा कि चले कोर कमांडर के घर, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। क्या पाकिस्तान के आइन के हिसाब से उसकी सजा बनती है? नहीं, ये तो जुडिशियल कमीशन तय करेगा। इसी तरह से 26 नवंबर जो है उसमें क्या गोली चली या नहीं चली? मेरे नजदीक तो चली। क्या लाइटें इसलिए ऑफ की गई थी कि पता ना चले कि कौन गोली चला रहा है? उसके पीछे क्या था, किसने फैसला किया, कहां फैसला हुआ, कौन मास्टरमाइंड था, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जख्मी हुए, अस्पतालों में क्या हुआ, ये सारी चीजें कौम के सामने आनी चाहिए। इसमें कोई इमरान खान या PTI की बात नहीं, ये पूरी कौम की बात है। जिस तरह एबटाबाद कमीशन था उसमें कोई ये तो नहीं था कि जनरल मुशर्रफ को हमने कसूरवार ठहराना था। एक इतना बड़ा वाकया हुआ है, वो सबके सामने हुआ है। अगर ये मामला इतना ही सादा हो तो हुकूमत को जाहिर है हुकूमत हिचकिचाती ना, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, या हुकूमत बनाना नहीं चाहती है, कुछ ऐसी सादा नहीं है ना, वो छिपाना चाहते हैं ना। हाँ। वो जाहिर सी बात है, वो तो इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं बना रहे। और अदरवाइज अगर इफ देयर इज नथिंग टू हाइड तो फिर बना देंगे। बिल्कुल सही। तो मुज़ाकरात से पीछे तो यही वजह बनी ना, तहरीक इंसाफ अब पीछे हट गई। अब आगे बढ़ने का आपको क्या रास्ता नजर आता है? मुज़ाकरात के लिए कोई और रास्ता भी आपको नजर आता है या सारे रास्ते सड़कों से ही निकलेंगे? एक तो देखें, PTI के लिए ऑप्शंस बहुत कम है, बावजूद इसके कि उन्होंने नो किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने सही नो किया, सही बावजूद इसके कि उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। जुडिशरी से वो 26वीं अमेंडमेंट के बाद पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। जस्टिस फायज ईसा ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चलाया था, जिस तरह से 6 जजेस ने पब्लिकली एक लेटर लिखा था, वो तो 26वीं अमेंडमेंट से पहले था ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि जी हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमें चेस किया जाता है, कैमरास लगाए जाते हैं, तो कुछ भी नहीं अजाला हुआ। सो वहां से जुडिशरी से कोई इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मुझे आपको सब पूरे पाकिस्तान को पता है रोल, पार्लियामेंट इज रबर स्टैम्प, तो फिर उनके पास क्या बचता है? मीडिया को मजर कर दिया, कानून आ गया, उसमें जाहिर मीडिया के पास पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन अब अगर कुछ था वो भी खत्म हो गया। अब आप लोग भी सोच समझ कर ही एनालिसिस दिया करें या बात किया करें। फेक न्यूज एनालिसिस को भी अब फेक न्यूज ही समझा जाएगा। शाजिया, मैं एक प्रोग्राम में था, उसमें फैसल वाडा थे, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर आप फॉर्म 47 के बेसिस पर क्लेम करती है हुकूमत, ट्रेजरी बेंचेस वाले, कि हम जीते हैं, तो इससे बड़ी कोई फेक न्यूज हो सकती है? इससे बड़ी तो फेक न्यूज हो ही नहीं सकती ना। आप कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन जीता है, जबकि ये इतने बड़ा झूठ है, ये तो फेक से भी पता नहीं डबल फेक है। तो आप जो मर्जी करना चाहते हैं, तो ये क्या, और कौन फैसला करेगा फेक न्यूज का? एनीवेज द पॉइंट इज के मीडिया के पास जो भी अगर कोई फ्रीडम थी वो तकरीबन मजल कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जुमले पर पकड़ा जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि जिसको पकड़ना चाहेंगे, जिसको मतलब कि जिसका एनालिसिस या जिसकी राय आपको चुभेगी या जो आपकी पॉलिसी के साथ नहीं चल रहा है, उसके हक में बोल नहीं रहा, उसको आप पकड़ेंगे। जी, उसको आप पकड़ेंगे। आप हर एक को तो नहीं पकड़ेंगे ना, हर एक को तो उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो वो उसको वो करेंगे कि जिससे वो समझते हैं कि इसको पकड़ने से बाकियों को सबक मिले, इसको सजा देने से, इसको डराने से, इसको धमकाने से बाकी सब, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, यूट्यूबर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, जो भी है। सो ये अब वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ नहीं है, लेकिन मैं और आप अभी जो बात कर रहे हैं, कल को वो क्लिप लग जाएगा, आज रात को लग जाएगा सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया की जीनत बन जाएगा ना। उसमें वो कहेंगे मोहम्मद जुबैर ने फेक न्यूज फैलाई थी, एंड दैट विल बी दैट। बिल्कुल सही। तो अब आपको क्या लगता है कि जो ऑपोजिशन अलायंस बनाने की बात कर रही है तहरीक इंसाफ, ये मौलाना के बगैर
क्या ये आपको लगता है कि मौलाना के पास एक स्ट्रीट पार है? इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मौलाना अभी तक अपना वजन इनके पलड़े में डाल नहीं पाए हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत बार मुलाकातें भी हुई, साथ चलने की बातें भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों का। ये खाली आपको लगता है तहरीक इंसाफ मजबूती से चल सकती है और हुकूमत को टफ टाइम देगी? देखिए ना, जितना भी ब्रॉड बेस्ड अलायंस बन सकता है पीटीआई को ट्राई करना चाहिए, जितना भी ब्रॉड बेस्ड, चाहे वो अख्तर बैंगल है, अचकजई साहब है, जमात इस्लामी है, नेशनलिस्ट पार्टीज हैं सिंध की, जो भी है, जितना ब्रॉड बेस्ड होगा उतना इफेक्टिव होगा। ये सोलो फ्लाइट से पीटीआई को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल। मौलाना का मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मौलाना का क्लैश करता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट पीटीआई के साथ। जो उनका जो मेन जो एपिक सेंटर रहा है वो केपी रहा है, वहां जाहिर है पीटीआई डोमिनेट करती है, तो एट द एक्सपेंस ऑफ मौलाना साहब करती है ना। पीएमएलएन तो वहां इतनी पॉपुलर पीपल्स पार्टी थी भी नहीं। सो वो उनका एक बेसिक इनहेरेंट क्लैश करता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट पीटीआई के साथ। लेकिन मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है ऐसी सूरत हाल में, जैसे पहले भी अलायंसेस बनते रहे, उसमें ये नहीं है कि आप इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, हर चीज पर आपका इत्तेफाक हो, बट मिनिमम कॉमन एजेंडा बना के, फॉर एग्जाम्पल कि एक नुक्ते पर कि जी ये जो सिस्टम है, ये जो असेंबली है, ये अनरिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंट नहीं करती पाकिस्तान के अवाम को, इसलिए पाकिस्तान नीड्स अ न्यू इलेक्शंस विद अ न्यू ट्रांसपेरेंट फ्री इलेक्शन कमीशन फॉर एग्जाम्पल। और उसके लिए आप मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत अभी कह रहे कि जी एक तरफ आपका जो डर खौफ है कि आप क्या पाकिस्तान, अगर यही इलेक्शन कमीशन रहा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक नहीं आए और जिस तरह की अमेंडमेंट्स हुई है, लगता है अब तक नए इलेक्शन तक तो आएंगे नहीं, तो फिर भी एक ख्वाब ही होगा करवाना। पीटीआई अगर जाती है, जमात इस्लामी के पास जाती है, मैंगल साहब के पास जाती है, दूसरे लोगों के पास जाती है, और इवन उनको एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के पास जाके भी एफर्ट करने की जरूरत है कि जी वो उनका इशू है क्या। इट इज नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज नॉट अबाउट द रिलीज ऑफ इमरान खान, इट इज अबाउट पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन उसमें जो केओस है उसमें और जाने दें, या पाकिस्तान को रिट्रीव करने की जरूरत है ताकि यहां जमहूरियत बहाल हो? दिस इज द क्वेश्चन। आपको नहीं लगता इन बातों का अदराक या मुस्लिम लीग नून को नहीं है, जो इतनी बार हुकूमतें कर चुकी हैं, जिनको बार बार इस्टेब्लिश मतलब कि डस भी लगती रही है, जिनके कंधों पर चढ़कर आते रहे, उन्हीं के हाथों ये घरों में वापस भी जाते रहे हैं, इन सब बातों का अदराक आपको नहीं लगता मुस्लिम लीग नून को भी है? लेकिन इक्तदार का नशा इतना ज्यादा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। उनका इंटरेस्ट है कि हम किसी न किसी तरह से 2029 तक या उसके बाद भी पावर में रहे, और ये पावर जाहिर सी बात है उससे पॉलिटिकल पार्टीज तो होती पावर के लिए है। शहबाज शरीफ ने अपने बिल्कुल लब सी लिए, वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने ना कुछ मांगते हैं, ना उनको स्पेस चाहिए, ना उनको फैसला साजी में कुछ रोल चाहिए कि जी मैं फैसले करूं, मैं इकोनॉमी के फैसले करूं। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब की खामोशी जामिन है इस हुकूमत की कामयाबी की 5 साल? एब्सोल्युटली, व्हाई वुड नॉट लाइक इट। और पीएमएलएन के जितने भी काबीना के अरकान हो या असेंबलियों में बैठे हों या सूबों में हों, वो यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ, और उनको पता है कि शहबाज शरीफ इज द बेस्ट चॉइस। इवन मरियम नवाज को पता है कि मियां नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो सूनर और लेटर कहीं ना कहीं कोई क्लैश जरूर होता है एस्टैब्लिशमेंट के। उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो नेचर है कि जी वो कहते हैं कि जी मुझे फैसला अभी तो करने की इजाजत दे, या मेरा अमल दखल तो शामिल रखें। शहबाज शरीफ तो वो कहते हैं ना बिल्कुल लेट ही गए हैं, बैठे पे वो ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? जाहिर है नेचर में तो फर्क है ना दोनों भाइयों की, और हुक्मरानी, तर्ज हुक्मरानी में भी फर्क है। तो फिर ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ साहब, आप नवाज शरीफ साहब की भी बात नहीं सुनते? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए ना, वो जो जिस तरह से पॉलिटिक्स अनफोल्ड हुई है 2022 के शुरू से, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला किया गया, उस वक्त से जैसे अनफोल्ड हुई है, वो पीएमएलएन या नवाज शरीफ के हाथों से निकल गई और वो आ गई फैसला साजी पहले उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के पास। क्योंकि जाहिर सी बात है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेस बनाने के लिए ये पीएमएलएन की पब्लिक पोजीशन थी
कि आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तक एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है। और ये कॉम्प्रोमाइज पीएमएलएन ने किया अप्रैल 2022 को। वो एक, मैं उसको कहते हैं द ओरिजिनल सिन। उसके बाद सब कुछ उनके हाथ से निकल गया और वो आज तक उनके पास नहीं है। अब फिर उसके बाद आपकी पॉपुलैरिटी इतनी प्लमेट कर गई और आपने खुद माना कि हमने अपनी पॉलिटिक्स को कुर्बान किया रियासत को बचाने के लिए। तो अब पॉलिटिक्स को कुर्बान करने का मतलब ये होता है ना, लोगों की सपोर्ट आपने कुर्बान। एक प्लान खान साहब का भी था ना जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर, जुबैर साहब 10 साल तर्ज़े हुक्मरानी का, क्या इधर भी कोई लंबे प्लान हैं? अभी तो आप 2029 तक का बता रहे हैं ना, क्या इससे आगे भी प्लान हैं? जी इधर बिल्कुल 2029 के आगे भी प्लान है और बड़ा क्लियर है कि प्लान बिल्कुल सिंपल है। प्लान ये है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इमरान खान और पीटीआई, कि पीटीआई को या इमरान खान को, खासतौर पीटीआई रहे बेशक, इमरान खान को खत्म करना है पॉलिटिकली और फॉर ऑल टाइम्स टू कम खत्म करना है और इस हद तक खत्म करना है कि। लेकिन जुबैर साहब, एक प्लान हम लोग करते हैं नीचे बैठ के, एक प्लान ऊपर भी होता है। जी ऐसे ही है। अयूब खान ने भी एक प्लान बनाया था कि सारी उम्र वो बैठे रहेंगे और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर पाकिस्तान चलेगा, उसके बाद उनके बेटे होंगे और फिर उनके बेटे होंगे। हाँ। ज़ियाउल हक ने भी मजलिस शूरा का प्लान ऐसे ही किया था। सब करते हैं। मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि पीएमएलएन एंड पीपीपी हैव नो फ्यूचर, दे आर हिस्ट्री। आज हमें बताया जा रहा है कि पीएमएलएन और पीपीपी इज द विनिंग फॉर्मूला फॉर पाकिस्तान। तो हम किसकी बात माने? तो बिल्कुल प्लान तो कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। लेकिन मसला ये है शासिया कि ये जब हम कहते हैं कि कुछ और हो सकता है और होगा भी, लेकिन वो इम्प्लोजन जो है वो कितना अरसे के बाद होगा और जितना ये डिले होगा इम्प्लोजन, उतना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान के अवाम के लिए तो अगर जनरल ज़ियाउल हक सन 82 में 88 की जगह सन 82 में इलेक्शन कराते और पीपल्स पार्टी जीत जाती तो उससे पाकिस्तान का फायदा होता। आज कोई भी जनरल ज़ियाउल हक का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है उनका बेटे भी आके बैठ के दिफा करेंगे, या अयूब खान का दिफा करने के लिए कि जी उन्होंने जो आइन को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था और अपना एक बना के आइन नाफिज कर दिया था और उसके दैट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें कभी हिस्ट्री से हम सीखते नहीं है, बिकॉज पावर इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो अट्रैक्टिव। आप जो पावर में होते हैं, झंडे वाली गाड़ी में होते हैं और दरवाजे खुलते हैं, वो मजे और वो नशा और होता है, और वो नशा आपको भी था, वो एंजॉय किया हुआ है वो आपने भी। नहीं एंजॉय तो किया है, लेकिन मैंने पर्सनल फैसला भी तो किया कि अब मैंने नहीं करना। मैं तो लीडिंग लाइट था ना, सबसे आगे था। जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, मरियम नवाज इज द मोस्ट पावरफुल पीएमएलएन लीडर इवन टुडे। मैं उनके राइट हैंड था। मार्च 2022 में भी जब लास्ट पॉलिटिकल इवेंट था महंगाई मौका मार्च, मैं उनके साथ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल आउट हो गया। ये तो नहीं हो सकता कि मैंने इतना कुछ उस एक हफ्ते में 10 दिन में कर दिया कि जी मुझे बिल्कुल आउट करके बाहर निकाल दिया गया। तो उसकी भी तो वजूहात है ना कि जी क्यों ये माई सिचुएशन बिकेम व्हाट इट बिकेम। अदरवाइज तो बाकी सबकी तो बड़ी अच्छी पोजीशन थी। नहीं तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो मोहम्मद जुबैर ने इतने अरसे में फील किया और फिर फैसला लिया, जाहिर है वो एक दिन का फैसला तो नहीं था। आपके ख्याल में नून लीग में आज भी बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जो निकलना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद जुबैर की तरह उनमें हिम्मत नहीं आ रही है? नहीं ऐसे हैं, मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं। मतलब कुछ ने तो बिल्कुल, जिस तरह शाहिद काकर अब्बासी आपके सामने, मिफ्ता इस्माइल आपके सामने। एंड बाय द वे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं ये नहीं अपनी बड़ाई में बात नहीं कर रहा कि जो कुछ अगर इंटेलेक्चुअली कोई बात डीप इनसाइट कि जी इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए, सियासत पे हमें कोई स्टैंडर्ड रखना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इस तरह से नहीं पकड़ दकड़ करनी चाहिए, इतना से डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए, पंजाब के इलेक्शन 90 दिन में होने दें, बावजूद इसके कि ये एक साफ नजर आ रहा था कि अगर हो जाते तो पीटीआई जीत जाती। अब इस किस्म की चीजें आप रिपीटेडली करते चले जाएंगे और फिर आप एक लाइसेंस दे देंगे कि जिस पीटीआई के लोगों को घरों में जाके औरतों को डराया जाए, धमकाया जाए, उसके साथ मोहम्मद जुबैर तो नहीं खड़े हो सकते। आई मीन ये तो इस किस्म की सियासत करना और इस किस्म की सियासत को सपोर्ट करना और इस किस्म की सियासत पर इंडिफरेंट रहना,
मैं आज भी लोग कहते हैं कि भाई आप क्यों बोलते हैं, मैं कहता हूं कि भाई कम से कम मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूं, सच तो बोलना चाहिए, राइट को राइट कहना चाहिए और रॉन्ग को रॉन्ग करना चाहिए। ये लॉजिक जो होती है, तो 2018 में क्या मोहम्मद जुबैर ऐसे इंडिविजुअली आप वैसे राय देते रहेंगे या कोई पार्टी में जाकर कोई आवाम के लिए कुछ करना भी चाहते हैं जो नहीं कर पाए? नहीं, मैं जरूर जाना चाहूंगा, लेकिन लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। फॉर द राइट टाइम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया जुबैर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सियासी महाज पर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से अग्रेसिव होने जा रही है। सियासी हिकमत अमली में तब्दीली लाते ही PTI जहां यकतरफा मुज़ाकरात से निकल गई है, वहीं हम पार्टी के अंदर भी कुछ तब्दीलियां जो है ना वो देख रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर मुल्की सियासत के जो फैसले हैं ये मुज़ाकरात की टेबल से निकलकर, बंद कमरों से निकलकर क्या सड़कों पर होने जा रहे हैं? क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटजी होगी तहरीक इंसाफ की? क्योंकि हुकूमत तो एक बार फिर से PTI को मुज़ाकरात के लिए वापस बुला रही है, लेकिन PTI ग्रैंड अपोजिशन बनाने की तरफ दौड़ लगा रही है। क्या ये नई जारहाना सियासी इनिंग्स खेलने से पहले PTI ने एक बार भी ये सोचा कि 3.25 साल की एहतजाजी सियासत जो इसने की है, उस सियासत से, उस तरीक़ेकार से PTI को मिला क्या है, कुछ हासिल हुआ है क्या? क्या ये सारा एनालिसिस किया है तहरीक इंसाफ ने अपने पिछले 3 साल की सियासत का? एहतजाजी सियासत से इमरान खान को इसमें कोई शक नहीं कि मकबूलियत ज़रूर मिली, मगर ये भी एक हकीकत है कि ये मकबूलियत अभी तक इनकलाब लाने में नाकाम रही है, कोई बड़ी तब्दीली लाने में नाकाम रही है और कबूलियत दूर से दूर होती जा रही है। गुज़श्ता मुज़ाहमत में PTI ने कई एहतजाज किए, जलसे करके देख लिए, धरने दिए, फाइनल कॉल का मतलब कि बार बार फाइनल कॉल का शौक भी पूरा किया, हुकूमत को सिविल नाफरमानी की तहरीक से भी डरा कर देख लिया, हुकूमत नहीं डरी, मगर PTI को सिवाय सिस्टम की मजीद नाराज़गी के कुछ नहीं मिला। शायद यही वजह है कि आज तक इमरान खान रहा हुए हैं, ना PTI को पॉलिटिकल स्पेस मिली है। तो सवाल उठता है कि PTI 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज करके एक बार फिर रियासत के गुस्से को दावत क्यों देना चाहती है? या तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि अब की बार तब्दीली सड़कों पर ही आएगी? हुकूमत के बार बार बुलाने के बावजूद भी PTI मुज़ाकरात को दूसरा मौका देने को तैयार क्यों नहीं है? अगर इंतखाबी धांधली पर इमरान खान के दौर में पार्लिमानी कमेटी बन सकती है, हाउस कमेटी बन सकती है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौर में ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? हुकूमत का तो अभी भी ये मशवरा है कि अगर PTI को जुडिशल कमीशन ही चाहिए था तो मुज़ाकरात की टेबल पर हमें कायल कर लेते। ऐसा कहीं नहीं होता कि पहले मुज़ाकरात पर डेडलाइन की तलवार लटकाई जाए और फिर डेडलाइन से पहले यकतरफा ही डायलॉग को फुल स्टॉप लगा दिया जाए और ख़ुद ही मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया जाए। क्या ये PTI का हतमी फ़ैसला है कि अब हुकूमत के साथ बैठना नहीं है बल्कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ही बनाना है? ऐसे में सवाल ये भी है कि PTI पिछले 1 साल से बिखरी हुई अपोजिशन को इकट्ठा करने के मिशन में लगी है, वो अभी तक इस मिशन में नाकाम क्यों है? कहा जाता है कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान अपना पूरा वज़न अपोजिशन के पलड़े में नहीं डालते, तब तक अपोजिशन के एहतजाज तहरीक या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हुकूमत के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। क्या यही वजह है कि मौलाना तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी? क्या 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है ये एक बार फिर से एहतजाजी सियासत में गिरने को तैयार है? मैं बात करूँगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर क़ानून हैं PTI के मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका। अज़हर सिद्दीक़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है खुद इतनी कंफ्यूज है कि उसको खुद ही नहीं पता कि हम लोगों ने करना क्या है। पहले मुज़ाकरात करने की भी जल्दी थी, फिर मुज़ाकरात से निकलने की जल्दी, जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, हुकूमत ने कहा कि अगर मुतालबा किया था हमारा तहरीरी जवाब भी ले लेते। अब हुकूमत कह रही है कि हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, जो इन वाक़यात पर जो आप तहकीकात करवाना चाहते हैं वो तहकीकात हो जाएंगी, फिर हम देखेंगे कि 2014 में जो धरना हुआ, जो धरनों की सियासत हुई और 2018 के इंतखाबात, सारे मामलात फिर इस कमेटी में देखे जाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ के दौर में कमेटी बन सकती है 2018 में,
तो आज तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटी काबिल कबूल क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि जहां तक इंतखाबात की धांधली के हवाले से मामला देखने हैं, उसके लिए आपको याद होगा कि जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में एक कमीशन बना था, बड़ी 4 सीटों के हवाले से बड़ी तहकीक हुई और रिकॉर्ड पे आ गया। क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शनल इशू, क्या पार्लियामेंट का कोई इख्तियार भी है ऐसा? यानी पार्लियामेंट, चले मान लीजिए कमेटी बन गई है, कमीशन बन गया, तो क्या करेगा? वो कमीशन का है क्या? आज तक हजारों करारदादें पास हुई, उस पर अमल कितना हुआ है? क्या वो कानून है? आईने पाकिस्तान और नेशनल असेंबली रूल्स या इसी तरह सेनेट के रूल्स के तहत या सूबाई असेंबली के रूल्स के तहत उस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। हमने क्या कहा? देखिए, हम ये देखें, ये नजर आ गया ना कि ये हनी ट्रैप था ना, मुज़ाकरात में उलझा कर और पूरी दुनिया में ये बताना ये चाहते थे कि देखिए हमने टेबल पे लेकर आए, हमने वक्त से पहले ये चीजें समझी, हमारा ये ट्रम्प कार्ड था, हमारे पे इल्जाम था कि हम मुज़ाकरात की तरफ आते नहीं है। हमें पता था मुज़ाकरात का फायदा कोई नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि वो एक ही एजेंडा है। आपको भी ये लगता है कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं था, मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलना था? उधर से नून लीग के जो लोग हैं उनको भी यही लगता है कि हमें तो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही पता था कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, कोई खातिर खा इसके नताइज निकलने नहीं है। तो समझ में नहीं आ रही, जब दोनों तरफ इतनी बदएतमादी थी, दोनों तरफ से इतना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि इसका कोई नतीजा निकलना ही नहीं है, तो मजबूरी उनको थी आपको बिठाने की या आपकी मजबूरी थी उनके साथ बैठने की? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी इसलिए मजबूरी नहीं, हम तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। हम तो एहतजाजी सियासत में पिछले 2.5-3 सालों से 3-3.5 साल से लड़ रहे हैं, और हमने पाकिस्तान में अपोजिशन किसी जमात ने इस तरीके से अगर कोई लड़ा है तो पाकिस्तान की वाहिद जमात, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वरना तो हर कोई गॉन विद द विंड, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ चला गया, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी में। और एयर मार्शल असगर खान के केस पे बड़ी वजाहत के तौर पर आईजी कैसे बनी, हमने सारा कुछ देख लिया। नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चले, क्या हालात देखे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब कामयाब इसलिए नहीं हो चुके कि अवाम उस तरह निकली नहीं। इमरान खान के साथ जो कि अवाम निकल आई है, इमरान खान साहब। अब आप लोगों का मुतालबा क्या है? जुडिशल कमीशन तो बनना नहीं है। अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो ज़ाहिर है फिर 2 आवर्स वो एक अलग कहानी, वो एक अलग बहस, उसमें अलग एक टाइम ज़ाया होगा। आप चाहेंगे आपकी मर्जी के जजेस बैठे, ज़ाहिर है हुकूमत चाहेगी कि उनकी मर्जी के TORs हों, उनकी मर्जी के जजेस बैठे। तो ये कोई ऐसा कोई मसला लग रहा है कि ये हल होने वाला नहीं है। तो अब आप लोग क्या समझते हैं फिर इसका हल क्या है? सड़कों पर आना ही हल है? वो भी 3 सालों की सियासत आपने सड़कों पर करके देख ली, लोगों को मरवा के देख लिया, लोगों को डंडे खिलवा के आप लोगों ने देख लिया। अभी भी आप लोगों के नजदीक हल वही है कि सड़कों पर ही आने आप लोगों ने? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, डंडे ना हमें को मरवाने का शौक था, ना हमारा गुज़ेन था। ये तो हुकूमत वक्त की फस्तायत है ना कि ये मार्शल के दौर में नहीं हुआ। पूरी दुनिया बोल रही है, UN कन्वेंशन और कन्वेंशन जो वर्किंग पेपर है उन्होंने कह दिया, अपना USA की पार्लियामेंट ने कह दिया, UK की पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है वो तो मजाक उड़ गया ना। और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी इसलिए नहीं आ रही, आप इस तरह नहीं। हमारा देखिए नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह है, हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत सही मानों में कायम हो जाए। अब हमने 9 मई के हवाले से, वो जमहूरियत कब कायम होगी? जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। आप लोगों के लिए नजदीक मुझे लगता है कि जमहूरियत की तारीफ ही है कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाए तो मुल्क में जमहूरियत होगी। ना, हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि हमने आकर हुकूमत अभी करनी है। हम चाहते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन एक सही लसीमत की तरफ आ जाए, कि जो वोट दिया गया वही वोट निकले, जो वोट की। तो वो कह रहे हैं ना कि कमेटी बना दे, प्राइम मिनिस्टर कह तो रहे हैं कि कमेटी बना दें। आगे से PTI वाले कहते हैं हमने तो अभी इलेक्शन की उनके तहकीकात की बात ही नहीं करी, हम तो बात करें कि 9 मई के तहकीकात हों, 26 नवंबर की तहकीकात हों। आप लोग तो उस तरफ आते ही नहीं है, 8 फरवरी के इंतखाबात की तरफ। हम तो आईने पाकिस्तान 1973 पे अमल दरामद कर रहे हैं। हमने वो सारे के सारे केसेस एक्शन ट्राइब्यूनल में ले गए, इलेक्शन पिटीशनें फाइल हुई हैं हमारी। तो वो फॉर्म 45 और 47 का तो मामला है, जो इस्तेकाक भी उनका है। हम इसलिए हमने तो KPK के वाले से भी कहा है कि अगर इलेक्शन की दादरी में कहते हैं, बल्कि वहां तो इंक्वायरी का भी कह दिया गया है कि हर चीज देखी जाए। हमारा मकसद समझिएगा, मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूं, हम क्या चाह रहे हैं कि इस मुल्क में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हुकूमत है, जो वोट अवाम डाले वो वोट निकले और वोट की ताकत से हुकूमत कायम हो। ये सियासी जमातों ने फैसला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ये बात समझते हुए भी आप बातचीत उधर ही करना चाहते हैं,
तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कंफ्यूज हैं आप लोग। नहीं देखें, ये सियासी जमातों को हम कायल कर रहे हैं इसी बात में। जुनैद अकबर को बुला के मिन्नतें तरले की गई, क्या किया गया? स्पीकर यासाद ने क्या कह रहे थे? यानी बोले थे हनी ट्रैप था कि आप पार्लियामानी कमीशन में चुप करके बैठ जाए, और जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसकी फाइंडिंग होगी। उसकी फाइंडिंग पार्लियामानी कमेटी की वैल्यू क्या है? पार्लियामानी कमेटी में लोग कौन है? पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने क्या करना है? और इस पार्लियामेंट ने जितना आइन और कानून तोड़ा है वो सामने है। 26वीं आईनी तरमीम से ले ले, इलेक्शन 90 दिन ना कराना। तो इस पार्लियामेंट की अगर कोई वक़्त नहीं है तो पार्लियामेंट के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे हैं आप लोग? हम पार्लियामान के नुमाइंदों के साथ नहीं बैठे, हम हुकूमत वक्त का जो कि उस पार्लियामान के अंदर हुकूमत ने की है, एग्जीक्यूटिव के साथ बात हो रही है कि जिन्होंने बैठकर ये जो कमीशन के साथ बात हो रही है, जिनको आप कहते हैं कि जाली मैंडेट लेकर आए, उनसे बात हो रही है आप लोगों की। नहीं देखिए ना, वजह क्या, हम क्या करें? डिफेक्टो या डिजोरे का जो प्रिंसिपल अप्लाई हुकूमत तो ये कर रही है ना। अब इनको अदालतें भी मान रही हैं, जब वक्ती तौर पर अदालतें मान रही हैं जो हुकूमत जबरदस्ती कब्जे में लेकर बैठे हुए हैं, तो हमने क्या कहना है? अब ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पढ़ लें, सेक्शन 3 पढ़ लें। फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब कौन है? वज़ीर आज़म और कवर। ये देखिए, अभी हमने बड़ी वाज़ेह तौर पर 349 सबों का खत लिख दिया। तो अभी आप लोग मुज़ाकरात आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है अनटिल अनलेस जुडिशल कमीशन बनाने के लिए राजी ना हुई है हुकूमत। देखिए, हमने तो अब चीफ जस्टिस साहब को खत भी लिख दी है। आने वाले दिनों में हम वफाकी हुकूमत को भी खत लिखेंगे, कमीशन बनाए, और उसके बाद चीफ जस्टिस को खत लिखा है जो 26वीं आईनी तरमीम आप लोगों ने मौलाना को साथ दिया। मौलाना ने कहा कि आपके एतमाद से उन्होंने उसको सपोर्ट किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, वोट दिया। उसी आईनी तरमीम को आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं, और उस चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब ने खत लिखा है जो उस आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं। आप लोग तो बहुत कंफ्यूज लोग हैं। ना ना ना, कोई कंफ्यूज नहीं है। व्हाटएवर इट इज, इस वक्त इस मुल्क का चीफ जस्टिस वो है, वो जिस तरह भी बैठे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम जब खत्म होगी, चीफ जस्टिस खत्म हो जाएंगे। सवाल ये है कि इस वक्त चीफ जस्टिस वही है, आईनी बेंच वही बना हुआ है सारे। यानी अब तो बात जो इस वक्त राज कर रहा है, जिसके पास इख्तियार है, हमने तो इख्तियार वाले आदमी को देखते हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करते या नहीं करते। इस इख्तियार के बाद हम बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे, फेडरल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। फिर हम कोर्टों में भी आएंगे। हम तो जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटने वाले। जो दूध का दूध और पानी का पानी, हर चीज सामने आएगा। हुकूमत के पास इख्तियार है, एक बाइख्तियार हुकूमत है। नहीं, कोई बाइख्तियार हुकूमत नहीं है। ये बाइख्तियार हुकूमत होती तो क्या मुश्किल काम था? ये हम पे हम कह रहे हैं कि नून लीग वगैरह सबने कराया। जिनके पास इख्तियार है उनके पास चले जाएं सीधा। नहीं, उनके पास देखिए, उनके पास इख्तियार तो पीछे बैठे हुए ना, या तो सामने आके खेले ना, वो तो पीछे बैठे हुए हैं। सामने तो यही गवर्नमेंट बैठी है ना, इसी ने बनाना है कमीशन से। और देखिए, कमीशन बनाने का फायदा क्या है? कमीशन से जो हम इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम सच आ जाएंगे। हम कोई मर्जी का जज नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं सीनियर जजेस जो भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी आएंगे, वो सारे आ जाए, वो सारे बैठे, और इस कोर्ट देखिए, ये तो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी है। असल हकायक सामने आ रहे हैं, जुल्म क्या हुआ, ज्यादती क्या हुई, इसमें तो अब इसकी तो कम से कम ताकीद तो जरूरी है ना। साहब अब ग्रैंड अलायंस बनाने का सोच रही है। आप लोग इतने अरसे से, पिछले 2 सालों से आप ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं कर सके हैं। महमूद अचकज़ई साहब हों और दूसरे अपोजिशन के लोग हों, इमरान खान साहब उन्हें आगे आगे करते रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए भी, लेकिन वो इनको इख्तियार देते नहीं रहे हैं। वो लोग भी आज साइड पर हैं। मौलाना साहब के बगैर अपोजिशन अलायंस स्ट्रॉन्ग बन नहीं सकता। कोई आप लोगों के साथ चलने को तो तैयार है नहीं है। अकेले आप लोगों को डंडे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, एक बात है, मेरी जब भी इमरान खान से मुलाकात हुई, मैंने तो ये बात की है। मैं तो 5 जून 2023 में जब 9 मई का वाकया हो गया था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई, मैं तो इस बात का कायल हूँ। और मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार भी कहा था। मैंने ये सजेशन दी थी कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाए, लेकिन वो इमरान खान साहब ने करना था, उन्होंने करना था। आज भी क्या है, भी हम तमाम अपोजिशन जमातों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है, आप ये छोड़ दें, हुकूमतें लेनी है, इक़्तिदार लेना है, फॉर द टाइमिंग ये छोड़ें, इकट्ठे हो, इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, आईने पाकिस्तान का मजबूत कैसे करना है, आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर करनी है। और इन सब मसाइल का तभी होगा जब सारी सियासी जमातें आपस में बैठेगी। और अपोजिशन को इकट्ठा भी इसलिए कह रहे हैं कि हम अपोजिशन आए, अगर जहाँ तो हमें कहना कि हम झूठे, और 26 आईने तरमीम में हमने कोई साथ नहीं दिया। कब से शुरू होगा मुज़ाकरात के लिए? तो आप लोगों ने बड़ा बिग नो कह दिया है, आप लोगों ने कहा है कि नई बात आगे बढ़ेगी। तो अब अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के हवाले से खान साहब से मुलाकात होनी है, वो डिसाइड करेंगे
बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, किसने मौलाना से मिलना है जाके, एक कमेटी बनेगी, ये प्रोसेस कब शुरू होगा? देखिए वो तो शुरू हो चुका है ना। मौलाना फजलुर रहमान से अपना कामरान मुर्तज़ा साहब से मुलाकात हो गई, शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात हुई, नवाज खोकर साहब से मुलाकात हुई, महमूद अजगज़ई साहब भी आपको फ्रंट पे नजर आएंगे, उसमें पीर पघाड़ो साहब से भी मुलाकातें होंगी। तमाम सियासी जमातों से जो अपोजिशन में बैठी हैं उनके साथ बिल्कुल गुफ्तगू शुरू होगी। और हम एक ही एजेंडा लेकर आए हैं, लार्जर मुल्क आ गया, वोट को इज्जत दो का, जो वोट डाले वही आए और वही बैठकर फैसले करे, ये एजेंडा है सारा। और इस पे इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है। मुज़ाकरात की तरफ वापसी का कोई रास्ता नहीं है? देखिए मुज़ाकरात किन से करने हैं, वो तो नजर आ गया, उनका माइंड भी नजर आ गया कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना कमेटी खेलना चाहते हैं, वो मिट्टी पाव वाला प्रिंसिपल लगाना चाहते हैं। तो हम तो जरूर से ज्यादा समझदार समझ लेना, हम इस समय इनके ट्रैकों में नहीं आने वाले, लेकिन पूरी दुनिया हमने बैकफुट पे ले आए हैं। अब ये कह नहीं सकते कि हम टेबल पे आके नहीं बैठे। ये मुझे ये बताएं, 26वीं आईनी तरमीम एक चंद घंटों में पास हो सकती है, पीका एक्ट चंद घंटों में पास हो सकता है, ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस थी? ये तो एक दिन का काम नहीं था। कमीशन बनाकर उन्होंने थोड़ा कुछ करना था, कमीशन ने बनना था, उन्होंने इंक्वायरी करनी थी और इंक्वायरी करके हकायक साहब, इसमें कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी? ये साबित करती है कि पॉलिटिकल विजडम की कमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, हमारे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 1973 के आइन के आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी को ऐसे कुछ बयान किया गया है कि एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, मतलब कि हर शहरी को आज़ादी इजहार राय होना चाहिए, आज़ादी तहरीर होना चाहिए, तकरीर का दस्तूरी हक हासिल होगा, ये सब कहा गया है। मतलब कि रियासत या उसका कोई भी इदारा या मुलाजिम किसी भी शहरी को अपनी आज़ादी से लिखने से, बोलने से नहीं रोकेगा। लेकिन आज के दौर में तो इससे बहुत मुख्तलिफ हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद नाजरीन मतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 अब कानून बन गया है, जिसके बाद मुल्क भर में सहाफ़ती बिरादरी, इंसानी हुकूक की तंजीमें और वकला सड़कों पर आ गए हैं। PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की कॉल पर आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाया गया। मुल्क भर के सहाफ़ी काली पट्टियां बांधकर आज अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। PFUJ का मानना है कि हुकूमत ने इस बिल पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत किए, जो अफसोसनाक है। PFUJ ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ आज़ादी सहाफ़त की तहरीक चलाने और पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का भी ऐलान किया। अब पीका तरमीमी बिल सहाफ़ियों और अपोजिशन के एहतजाज के बीचों बीच नाजरीन 23 जनवरी को कौमी असम्बली, जबकि 28 जनवरी को सेनेट से मंजूर किया गया, जबकि अगले ही दिन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इसकी फ़ौरन मंजूरी ऐसे दी जैसे वो साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बिल पर फौरी दस्तखत करने पर आसिफ जरदारी की वादा खिलाफी का जिक्र करते हुए कहा कि सदर ने अपने वादे की पासदारी नहीं की। उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो दस्तखत से पहले सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। मैंने सदर मुमलिकत से बात की और उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप उनकी तजावीज़ को कंसिडर करें, लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो है इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और फिर उसके बाद वहाँ कुछ किया जाए। नाजरीन, पीका एक्ट के तहत झूठी खबर फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी दी जा सकेंगी। अथॉरिटी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन, इसकी मनसूखी और मेयारात के तयन का इख्तियार होगा। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कह रहे हैं कि ये बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए लाया गया है। तो सवाल ये है कि जब 2022 में PTI के दौरे हुकूमत में सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए पीका एक्ट में तरमीम की गई, तो अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ड्रैकोनियन लॉ यानी काला कानून कहती थी।
तो आज ये बिल कैसे जस्टिफाइड है? यूरोपीय यूनियन ने भी नए पीका एक्ट की मुखालिफत करते हुए कहा है कि सियासतदानों या निज़ाम को तनकीद से बचाने के लिए इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियां लगाना ठीक नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इस अमल से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह फेक न्यूज़ वॉचडॉग भी पीका कानून को जमहूरियत पर हमले की नज़र से ही देख रहा है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने कानून साजी के अमल में असल स्टेक होल्डर्स को नज़रअंदाज किया, जिससे सफारती महाज पर पाकिस्तान के चैलेंजेस में इजाफा हो सकता है। तो सवाल यह है कि इस बिल पर सहाफ़ियों से मुशावरत क्यों नहीं की गई? क्या ये बिल जो है वो ठहर पाएगा? पीका एक्ट के कानून में बार बार तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं? क्यों स्टेक होल्डर से पहले मुशावरत नहीं की जाती? जब सड़कों पर निकला जाता है, एहतजाज होते हैं, तो फिर कहा जाता है कि हाँ अगर कोई तब्दीली आप हमें बताएं, हम तब्दीली कर देंगे। तो ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा जाता? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब तो कहते हैं कि बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए लाया गया है। आप अपने आप को कितना सिक्योर फील कर रहे हैं इस बिल के आने के बाद? शाजिया, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमने पाकिस्तान में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है सबको, कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपने टेलीविज़न को जब से आया है, जनरल मुशर्रफ ने आज़ादी दी है, हमने इसका बेड़ा गर्क किया है। हम सेंसेशनलिज्म, झूठ और फेक न्यूज़ लगा के प्रोग्राम्स में बैठा के लोगों को, उनको फूक इधर से दे के उधर से दे के हम रेटिंग्स लेते रहे। ये सारी जो गेम है ये रेटिंग्स की है। आपके प्रोग्राम में गालियां पड़ेंगी, लेकिन वाह जी वाह क्या जबरदस्त। अब द क्वेश्चन इज कि अब हम मैच्योर हो गए हैं, हमें सेंसिबिलिटी के साथ काम करना है। बिल्कुल ये अता जो बात कर रहे हैं ठीक है, प्रोटेक्शन है, बट ये भी प्रोटेक्शन नहीं है कि जब आपने जो ये सारे लीडर्स की बात बताई है, अब इसके बाद मैं क्या बात करूं आपसे? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही। जो एहसन साहब कह रहे थे कि काला तरीन कानून, अब काला तरीन से आगे जो आज आया है, काला तरीन से आगे कोई अल्फाज अगर आपके जहन में हो तो वो शेयर करें, हम काला तरीन से आगे भी लगा दें कि क्या बना दिया। जहांगीर तरीन है आगे जो जहांगीर तरीन है। और तो द क्वेश्चन इज कि आपने पहले इसको इतना किया, फिर उसके बाद आपने कह दिया कि इसको ड्राई क्लीन करके अब ले आओ। अब ये इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करें, इसलिए है कि मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कभी किसी को इतनी गालियां सुनते हुए या देते हुए नहीं सुना जितनी आज दे रहे हैं लोग। खुदा की कसम, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं तो एक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर में देखता हूं, उधर भी जाओ इधर भी जाओ, यार जहां जाओ हुकूमत को गालियां पड़ रही हैं। अब ये क्यों पड़ रही हैं? चलो, वन रीजन और द अदर, कईयों को पता नहीं है, कईयों को पता है, बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हुकूमत को तो बर्दाश्त करना है। अगर आप ये पीका ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं कि ये दूसरे, आपके पास जो ये आपका पाकिस्तान पीनल कोड है सेक्शन 500, उसके अंदर क्लियर है कि डिफेमेशन ऑफ एनी अदर, तो आपका जो लॉ है तो आपको इस तरह क्यों अमेंड करना चाहिए? आई डू एग्री डिफेमेशन लॉज ऑलरेडी जब मौजूद हैं तो इन कवानीन की जगह कोई बनती नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं ये जो अब हमारी जितनी भी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, आई एग्री, इससे पहले बात होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान सही बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को देख रहे हैं, शायद वो ट्रंप जल्दी से ऑर्डर्स कर रहे हैं, इन्होंने भी ऑर्डर कर दिया। ओ भाई, ट्रंप के अपने ऑर्डर्स हैं, आप खुद देखिए क्या कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान का सोचना है, नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज। हमने लॉन्ग टर्म सोचना है। तो लॉन्ग टर्म सोचने के अंदर आई थिंक इसमें बड़ी जल्दबाजी दिखाई है। आप अभी भी मैं कहूंगा कि आप बैठें। कौन इस बात का फैसला करेगा ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है? तहरीक इंसाफ तो कह रही है, वो तो बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो हुकूमत कहती है कि हम तो अवाम के वोटों से बनी हुई हुकूमत है, तो इससे बड़ी फेक न्यूज़ कोई हो नहीं सकती ये जो आप फैला रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा पैमाना होगा कि आप ये बताएंगे सहाफ़ियों को कि ये सही खबर है और ये गलत खबर है। शाहजिया, अभी 3-4 महीने पहले मैं जब लंदन में था तो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर यही हमारा डिस्कस कर रहे थे। ये 45-47 जो हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं और मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सबको पता है कि क्या हुआ है। ये अंधे नहीं हैं, इनको आपको पता है 126-27 जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके डिस्पैचेस जाते हैं बाहर। हर एक को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी न्यूज़ मॉनिटर होती है, तो सच सबको पता है। अब हम किस सच छुपा रहे हैं? हम सच जो एक्चुअल है वो आवाम से छुपा रहे हैं।
तो ये कब तक आप छुपाते रहेंगे? आप ऐसे मेजर्स कब तक करते रहोगे? इसका एक पार्टी का फायदा नुकसान नहीं है, इसमें पाकिस्तान के फ्यूचर का नुकसान है। आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। आपने तो ऐसे कवानीन से सेंसेशन, जिसको हम अब येलो जर्नलिज्म कह लें, या झूठ या प्रोपेगेंडा, ऐसी सजाओं से 3-3 साल कैद, लाखों के जुर्माने, क्या इससे आप ये सब कंट्रोल हो जाएगा? आज मुझे बताएं, अगलों ने अमेरिकन इलेक्शंस को हैक कर दिया, अगलों ने साइबर क्राइम्स ऐसे कर दिए हैं कि उनको कंट्रोल नहीं कर सके, तो पाकिस्तान में करेंगे। यहाँ तो आपने एक बेड़ा कर दिया है कि आपने इंटरनेट के हर कंपनी पैसा ले रही है, लेकिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं आ रहा। मुझे बताएं, इससे बड़ी बेईमानी कहाँ हो सकती है कि आपने पैकेजेस अपने लगाए हुए हैं एंड यू कांट इवन यूज द इंटरनेट बिकॉज़ वो आ ही नहीं रहा। सबको इंतजार है एलन मस्क के फोन का और उस सिस्टम का, सैटेलाइट सिस्टम। एग्जैक्टली। देखो, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट है, जैसी भी आप कह दो, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस पर डिबेट आप कर लो, जो मर्जी कर लो, बट आपको डर किस चीज का है यार? आप बैठे हुए हो, आपको डर है, एक पॉलिटिकल पार्टी से डर गए हो यार। कभी इधर बंद कर देते हो, भाई इनको बोलने दो जो बोलते हैं। हाँ, जो विद इन द लॉ आप कह लो कि डेमोन्स्ट्रेट या जलसे निकालता है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। either you finish democracy or you continue. याद रखना शाजिया, वो कहावत है, what goes around comes around. Remember that. ये law of nature है for thousands of years. तो आज हम समझते हैं कि हम इसका बेनिफिट ले लेंगे, नहीं होगा। लेकिन हमने, आपको भी याद है 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बड़ी तनकीद होती थी, आपको भी वो वक्त याद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा हम्बल, बड़े अच्छे तरीके से उस तनकीद को सुनती भी थी और बर्दाश्त भी करती थी। आपको पता है कि बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पर प्रोग्राम्स रात में ऐसे नशर होते थे जो रात को जरदारी साहब की हुकूमत गिराकर ही सोते थे, मतलब कि ऐसा वक्त भी हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरीके से खींचने की या डराने धमकाने की मीडिया को उस तरीके से ना तो कोई इक़दाम की ना कोशिश करी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है? प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। याद, ये देखे ना, ये वही पीपल्स पार्टी की आप बात कर रही है ना, जो कि कराची से लेकर लंडीकोतल तक पीपल्स पार्टी थी। आज ये मार्जिनलाइज क्यों हो गई है? क्यों इस तरह अपने आप को उसने रीजनलाइज कर दिया है, जस्ट टू बी बेस्ड इन सिंध? व्हाई? इतनी बड़ी जमात, आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो गलती हुई है ना, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। जब आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने अंडर जनरल मुशर्रफ, मुस्लिम लीग इधर सिंध में भी चली गई थी, उसकी प्रेजेंस थी, बलूचिस्तान में भी थी, आपके सिंध के अंदर भी थी। द थिंग इज, देखो, आपने इस मुल्क को मिलजुल के चलाना है। अगर आप समझते हैं कि आपने लोन रेंजर, आप इमरान को कहते हैं ना लोन रेंजर, भाई आप खुद अभी लोन रेंजर का काम कर रहे हो। जब तक आप मिल के नहीं करोगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात नहीं करोगे, आप डैमेज करोगे अपने मुल्क को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करोगे। जब ये मुस्लिम लीग नून पे इतना सख्त वक्त आया, आई स्टूड अप, आई सेड शाजिया, ये कभी भी नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून को आप इधर करो या उधर करो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी में भी वक्त यह आया है, और ये इस पे भी आया नेशनल अवामी पार्टी, जो कि फिर बाद में चेंज हो गई थी। तो आपको नहीं लगता हुकूमत अपने लिए खुद से बहुत ज्यादा चैलेंजेस इकट्ठे कर रही है? तहरीक इंसाफ संभल नहीं रही है, अब वो मुज़ाकरात से निकले हैं, वो कह रहे हैं हम सड़कों पर आएंगे, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। इधर से आपने पीका एक्ट तरमीमी जो बिल है उसको मंजूर कर लिया, वो भी स्टेक होल्डर से, सहाफ़ियों से मुशावरत किए बगैर अब सहाफ़ी जो है वो एहतजाज और किए बैठे हैं। तो ये तो हुकूमत क्या इन हालात में है कि इन चैलेंजेस ये महाज पर, हर महाज पर लड़ सके? शाजिया, मैं तो एक लॉ को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि जो आपके स्टेट के खिलाफ जो बात करे ना, या टेररिज्म की बात करे, इंस्टिगेशन ऑफ टेररिज्म, उस तरह की अगर कोई बात करता है, वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फिर किस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? प्लीज टेल मी, एक्सप्लेन दिस टू मी। अगर तो डेमोक्रेसी है तो वो कहते हैं ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वेल, वी आर नॉट फॉर द पीपल, वी आर नॉट बाय द पीपल, एंड वी आर ऑफ द पीपल। So the question is कि जब तक आप ये modus operandi नहीं है, then don't talk about democracy. Democracy means listen to others and अपने आप को भी दूसरों को। तो इतना मजाक बन रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल ने जो अपनी जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट की हैं, वो उस पर तो नहीं कहीं लागू होगा? मतलब कि ज़ाहिर है मीम्स बन रहे हैं, लोग बड़ा मजाक बना रहे हैं। अब ये जो एक अमरीकी तजारती वफ्द आया हुआ है जो अब ये कह रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल को अब पाकिस्तान के बारे में सही तस्वीर जो है उसको दिखाई गई है। पहले तो गुमराह किया गया ट्रंप के नुमाइंदे को, गलत पाकिस्तान की तस्वीर और झूठ सारा प्रोपेगेंडा किया गया। तो ये अब हम समझें कि हुकूमत कामयाब हो रही है
प्रोपेगेट करने में चीज़ों को, या एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कर रही है ट्रंप गवर्नमेंट के साथ? शाजिया, आपको एक चीज बताऊं, ये गवर्नमेंट जो होती हैं, जो भी हो, ये पीटीआई को भी ले लो, ये भी करते रहे, ये आज इनको भी ले लो, पहले भी ले लो, हम सब ने इनको देखा हुआ है। गवर्नमेंट्स अपने वो कहते हैं ना, वो अपने डायनामिक्स चलाती रहती है। अगर तो इस मुल्क को ठीक करना है, अगर बिग क्वेश्चन मार्क, तो आपके कोर्ट्स जो है ना, इनको ईमानदारी और इनको, आपके पास डिफेमेशन केसेस है कि नहीं? ये कौन ले गया था? जनरल मुशर्रफ के वक्त आए थे। आप इनको इंप्लीमेंट करो भाई। जो गलत काम कर रहा है कोर्ट्स में जाओ। आपको ड्रैकोनियन लॉज की क्या जरूरत है जब आपके पास डिफेमेशन लॉज पड़े? बिल्कुल। सो द क्वेश्चन इज, कोर्ट्स मस्ट बी ऑनेस्ट कि जो मर्जी उनके सामने आए, तराजू बैलेंस्ड है, किसी की फेवर मत करो। हमारे कोर्ट्स को क्यों अनफॉर्चुनेटली क्यों उतना बुरा भला कहा जा रहा है? आपने कारनामे देख लिए हुए, फिर उसके बाद खुद ही आके बताते हैं। मेरे तो अपने एक इंटरव्यू में जस्टिस नसीम हसन शाह ने जो बातें कही हैं, कहीं भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मुझसे तो बड़ी गलती हो गई जो मैंने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, ये हम भी मजबूर थे। और भाई मजबूर क्यों थे जस्टिस साहब? आप तो कब्र में चले गए हो, लेकिन लेगेसी क्या छोड़ के गए? मुझे बताओ। एक इनोसेंट आदमी को फांसी दे दी है यार, खुदा के लिए। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। वक्त खत्म। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।